आज आशीर्वाद यात्रा के दौरान कटिहार अम्बेडकर चौक पर भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और मुख्य रूप से चाहिए बात कही गई। इस दौरान आप सभी से मिल रहे स्नेह, सम्मान और समर्थन का मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप सब जानते हैं कि 5 जुलाई हमारे नेता, हमारे आदर्श और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी के जन्म दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा की शुरुआत काफ़ी पहले हम लोगों को करनी थी, धन्यवाद यात्रा के तौर पर। जिस तरीके से बिहार की एक बड़ी जनसंख्या ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपना समर्थन दिया था, उसी के बाद हम लोग को एक धन्यवाद यात्रा पर निकलना था। पर जिस तरीके से परिस्थितियां रही, मेरे पिताजी का निधन हुआ, कुछ समय परिवार के साथ ज़रूरी था, उसके बाद कोरोना और उसके बाद मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी काफ़ी समय तक। तो उसके और उस बीच में जिस तरीके से ये पार्टी परिवार को लेकर पूरा घटना चक्र घटा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, आप सबकी जानकारी में है पूरा परिपेक्ष क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग इस आशीर्वाद यात्रा पर हम लोग निकले। आशीर्वाद यात्रा का लक्ष्य जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद देना, उनको धन्यवाद करना कि जिस तरीके से 25 लाख लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से उनका साथ हम लोगों को मिला और आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर संगठन को और मजबूत करना, संगठन को नए स्वरूप से तैयार करना, ये तमाम प्राथमिकताएं इस आशीर्वाद यात्रा की हैं। एक बात तो मैं मजबूती से हम सब मानकर चलते हैं कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव होंगे। ये बात स्पष्ट है कि अगले लोकसभा से बहुत पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके मद्देनजर पार्टी के संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सके, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को और कैसे मजबूती से जनता तक पहुंचाया जा सके, ये तमाम विषय इस आशीर्वाद यात्रा के तहत हम लोग अपने साथ हम लोग लेकर चल रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जो सपनों का बिहार था और अंत अपनी अंतिम सांस तक जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर वो काम करते रहे, उसको कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं, हमारे नेता की नीतियों को, उनकी उपलब्धियों को कैसे घर घर तक पहुंचाएं, ये तमाम बातें इस यात्रा के विषय के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां हमारे नेता ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, तो वहीं आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं कि राशन बांटने की बात जो है, भले वो प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के माध्यम से हो या खाद्य सुरक्षा कानून के माध्यम से हो, इन दोनों योजनाओं को अपनी अंतिम सांस तक हमारे नेता इस बात के प्रयास में लगे रहे कि कैसे हर घर, हर गांव, हर घर तक राशन का लाभ उन गरीब वर्ग के लोगों को मिले जो कि अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। तो ये तमाम उनकी बातें जनता तक पहुंचनी चाहिए। आज आप सबके हाथ में जो मोबाइल है, जब दूरसंचार मंत्री थे हमारे नेता, तो उस वक्त उन्होंने इसकी पहल की थी और उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बैगन के भाव मोबाइल को बिकवाऊंगा। तो उस वक्त लोग उनकी बातों पर हंसते थे, क्योंकि उन दिनों इनकमिंग कॉल भी जब आप करते थे तो आपको उसका भी पैसा देना पड़ता था, 30 या 32 रुपया। तो उस वक्त लोग कहते थे कि जब इनकमिंग का पैसा लगता है तो गरीब लोगों के हाथ में मोबाइल पहुँचे, ये संभव नहीं हो पाएगा। पर बहरहाल आज मुझे खुशी है कि हमारे नेता का वो सपना भी पूरा हुआ। तो तमाम जितनी ये उनकी उपलब्धियां रही हैं, तमाम उनकी जितनी ये नीतियां रही हैं, ये जनता तक पहुंचे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट हम लोग का जनता तक पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। आशीर्वाद यात्रा बिहार के हर एक जिले से होती हुई इसका समापन हम लोग पटना में नेशनल काउंसिल की बैठक के साथ करेंगे। नेशनल काउंसिल लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, जिसमें न सिर्फ बिहार प्रदेश के बल्कि देश भर के जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जितने हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, जितने हमारे पंचायतों के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, देश के किसी भी कोने के हों, उनको मिलाकर ये नेशनल काउंसिल बनती है। उस नेशनल काउंसिल की बैठक के साथ इस आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इस हफ्ते से पार्लियामेंट की शुरुआत हो रही है, मंडे से सत्र शुरू होगा। तो मंडे से थर्सडे तक
पार्लियामेंट में अपना समय देने के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन ये यात्रा इसी तरीके से हर एक चरण में जैसे आगे बढ़ रही है। आज उसी क्रम में हम लोग कटिहार आए हुए हैं, कल पूर्णिया का कार्यक्रम है। अगले फेज में भी इसी तरीके से, अगर मेरी जानकारी सही है तो प्रदेश के लोग गया, जहानाबाद, इन जिलों का कार्यक्रम अगले हफ्ते के लिए बन रहा है। पिछले हफ्ते आप सबने देखा हाजीपुर से हमने शुरुआत की, समस्तीपुर से होती हुई बेगूसराय और खगड़िया ये यात्रा गई। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मुझे टोकिएगा अगर मैं ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करूँ। मुझे लगता है कि जो एक अपार जन समर्थन, जिसे आप लोग जन सैलाब भी कह सकते हैं, इस तरीके से मेरी इस यात्रा को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो नौगछिया से लेकर यहाँ तक, उससे पहले यकीनन खगड़िया, बेगूसराय में भी जगह जगह पर उसी तरीके से स्वागत कार्यक्रम रहे। बट नौगछिया से लेके यहाँ तक जिस तरीके से एक अपार जन सैलाब देखने को मिला, वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी में से एक होगी, सबसे बड़ी राजनीतिक दल में से एक होगा। और उसी दिशा में हम सब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवाल है, देखिए मुझे लगता है अभी ये प्रश्न का समय सही नहीं है। मेरी प्राथमिकता भी आज की तारीख में आशीर्वाद यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करना है। मेरी प्राथमिकता इसके माध्यम से संगठन को और अपनी ताकत को मजबूत करना है। और प्रैक्टिसेस भी यही रही हैं, राजनीतिक परंपरा यही रहती है कि भैया गठबंधन का स्वरूप चुनाव के आसपास तय किया जाता है। तो जब चुनाव सर पर होंगे उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा उसका खुलासा किया जाएगा। देखिए खैर हमारी पार्टी का नाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात की चिंता हम लोग को ज़रूर है। आज की भी तारीख में अगर आप चुनाव आयोग जाएं, पार्टी के नाम या सिंबल को लेकर कहीं पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। आज भी अगर आप चुनाव आयोग जाएं तो चुनाव आयोग ये स्पष्ट तौर पर कहता है, आप लोग अगर किसी पिटीशन के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से अगर आप लोग जानकारी निकलवाना चाहें तो स्पष्ट तौर पर कहता है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की भी तारीख में चिराग पासवान ही है। क्योंकि ये जो दूसरा गुट है, इन्होंने अपनी कोई दावेदारी सिंबल या नाम को लेकर वहां पर पेश नहीं की है। पर बहरहाल ये मेरी भी जानकारी में आया कि जिस तरीके से कुछ प्रदेशों में लोक जनशक्ति पार्टी का नाम इस्तेमाल कर इन्होंने प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। मैं अभी जब वापस जाऊंगा तो पुनः अपनी लीगल टीम के साथ मैं बैठूंगा। उन्होंने इसके ऊपर ज़रूर कुछ तैयारी कर रखी है, वहाँ पर उनके साथ बैठकर उनसे राय मशवरा कर क्योंकि मैं कानूनी जानकार नहीं हूँ, मेरे लिए ज़रूरी है कि जो मेरी लीगल टीम है लोक जनशक्ति पार्टी की, वो इस पर मेरा मार्गदर्शन करे। तो वो जैसा आगे सजेस्ट करेंगे उस दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। बट हाँ, ये ज़रूर एक गलत चीज़ है कि जब पार्टी आपकी नहीं है, पार्टी का नाम आपके पास नहीं है या पार्टी का सिंबल आपके पास नहीं है, तो ऐसे में अध्यक्षों की नियुक्ति करना गलत है। क्या इस मामले को लेकर के, पार्टी के मामले को लेकर के कोर्ट भी आप गए थे, जहाँ पर आपको देखिए मुझे लगता है आप सब जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानकारी पूरी होनी आप लोगों को ज़रूरी है। और अगर जानकारी के अभाव में आप कहेंगे कि भैया कोर्ट ने आपको झटका दे दिया या कोर्ट से आपको मुंह की खानी पड़ी, ये गलत है। पहले आप जानकारी आप ले लें कि कोर्ट हम लोग किस विषय पर गए थे। आपको जानकारी है ये कि हम लोग किस विषय पर गए थे? हम लोग सिंबल के लिए या पार्टी के नाम के लिए हम लोग कोर्ट नहीं गए थे। कोर्ट में हम लोग गए थे एक याचिका जो चेयर के पास, चेयर का मतलब हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी के पास जो एक याचिका लंबित पड़ी हुई है, उसी के संदर्भ में हम लोग गए थे। अब वो याचिका क्या है? वो याचिका ये है कि जिस तरीके से 5 सांसदों के कहने पर ओम बिरला जी ने, माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, जिस तरीके से नेता सदन लोक जनशक्ति पार्टी का पशुपति कुमार पारस जी को नियुक्त कर दिया गया, उसके खिलाफ हम लोग गए थे। और वहां पर भी कोर्ट ने हम लोग की याचिका को खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है क्योंकि माननीय अध्यक्ष लोकसभा चेयर अपने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। तो कोर्ट ने इस बात की जानकारी दी है कि क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उनके पास मामला विचाराधीन है, तो जब तक वहां से कोई क्लैरिटी नहीं आती तब तक हम इसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं कर सकते। ये जानकारी कोर्ट के द्वारा दी गई है। कोई मुंह की खानी पड़ी हो या खारिज कर दिया हो, ऐसा नहीं हुआ।
मुझे लगता है ये तमाम उन विषयों में से एक विषय है। मैंने अगर आप बिहार विधानसभा के चुनाव अगर आप देखें, मैंने छात्रों से जुड़े तमाम इन विषयों को मैंने उठाया था। आज की तारीख में बिहार ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 3 साल के कोर्स के रिजल्ट आने में 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। जिस अनियमितता की आप बात कर रहे हैं, ये कौन से क्षेत्र में नहीं है बिहार में, आप बताएं। और यही बात निरंतरता में मैंने बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान मैंने उठाई। छात्रों की बात हो, शिक्षकों की बात हो, और जब अपने हक के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां जलाने की बात हो, तो ये तमाम तरीके की समस्याएं हैं। आज की भी तारीख में आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, कौन सा ऐसा कोई एक काम किसी का बिना घूस लिए दिए होता है क्या? ये बिहार में ये परंपरा बन गई है। तो जिस अनियमितता की आप बात कर रहे हैं, ये हर क्षेत्र में ये है। और इसीलिए मैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के बीच यही जागरूकता फैलाने गया था। मुझे खुशी है कि उस वक्त भी मुझे जनता का काफी साथ मिला। पर हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्योंकि संख्या से आंका जाता है कि भैया आगे कितने विधायक जीते, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे उसमें हम लोग को एक बड़ी बहुमत मिलेगी। और ये जितनी इस तरीके की समस्या चल रही है, कितने बच्चे हैं जो हम लोग के पास आकर बोलते हैं कि भैया हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं। क्या अवसर प्रदान करता है हमारा प्रदेश खेल से जुड़ने वाले बच्चों को लेकर? हरियाणा आप देख लीजिए, छोटा सा प्रदेश है, पर वहाँ पर खेल कूद को लेकर अपार संभावना है। वहीं हमारा प्रदेश आप देख लीजिए, ना आपके पास जमीन की कमी, ना आपके पास अच्छे खिलाड़ियों की कमी, पर फिर भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भूल ही जाइए, ना के बराबर बिहार प्रदेश से जाने वाले ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिहार को रिप्रेजेंट करे। वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए कि किस तरीके से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती। और बेरोजगारी तो हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है ही। जो सरकार आज चुनकर आई है, इन्होंने भी कई लाख नौकरियों का वादा किया था, भगवान जाने क्यों नौकरियां कहाँ, और वो नौकरियां लाएंगे कहाँ से? मैं जानना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास वो रोड मैप है कहाँ? जो मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि भैया मेरा प्रदेश वाटर लॉक्ड है, हम यहाँ पर हम रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते। तो जब तक आप काम नहीं करेंगे, आप आईटी सेक्टर्स के बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की आप बात नहीं करेंगे, टूरिज्म को आप प्रमोट नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स सेक्टर को आप प्रमोट नहीं करेंगे, एजुकेशनल हब की आप बात नहीं करेंगे, तब तक प्रदेश वैसा ही रहेगा जैसा पिछले 15 सालों से। तो ये जो बातें आपने कही, ये हम लोग के चिंता का विषय है। हम लोगों ने चुनाव में भी उठाया था और उसी का ही बदला नीतीश कुमार जी मौजूदा परिस्थिति में ले रहे हैं। शराबबंदी के बारे में आपने बोला था, ये शराब तस्कर बनाया था, इस सवाल का क्या? भाई मैंने नहीं बोला ये बात, और ये आप कैंडिड कैमरे के साथ भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप ओपनली आप कहीं पे भी जाएं और किसी भी रैंडम व्यक्ति से पूछें कि बिहार में क्या शराबबंदी कानून क्या लागू है, पूरी तरीके से एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो खुद ही आपको बता देंगे कि भैया कानून तो बहुत दूर की बात है। आज की तारीख में शराब की होम डिलीवरी होती है, घर तक पहुंचाया जाता है। वो खुद ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से नए नए तस्कर उत्पन्न हो रहे हैं, और ये तस्करी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है, नहीं जा रहा है, भगवान जाने। पूरी एक पैरेलल इकोनॉमी शराबबंदी को लेकर खड़ी हो गई है। जब ये शराबबंदी कानून आया था, हम लोग विपक्ष में थे उस वक्त, हम लोग एनडीए का हिस्सा थे और मुख्यमंत्री जी उस वक्त लालू जी के साथ थे। महागठबंधन की सरकार के वक्त इस कानून को वो लेकर आए थे। विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था, पर उसके बाद जिस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन रहा है वो पूरी तरीके से विफल है, फेलियर रहा है। वो जिसको भी मिले, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, जैसे जैसे जो जानकारी मेरे समझ आएगी, मैं इस बात को मैं बहुत विनम्रता से मैं कबूल करता हूँ कि भैया मेरे अपने अधिकार क्षेत्र हैं, मैं उसको ज़्यादा लांघना नहीं चाहूँगा। मेरे पिताजी के नाम पर वो घर था और हम लोगों ने इतना रिक्वेस्ट हम लोगों ने ज़रूर किया था कि उनकी बरखी होने तक परिवार के सदस्य अगर उसमें रह सकें, तो हम लोगों को अभी तक एक्सटेंशन मिला है। आगे क्या है नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास है। थैंक यू। ये आशीर्वाद यात्रा जो है पूरे बिहार में है, पूरे बिहार के जनता, युवा, छात्र, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए चिराग पासवान जी और संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े। जो चिराग पासवान जी के बंगले को तोड़ने का काम किया है और ये सड़क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ, तो हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है। खबर आ रहा है कि दिल्ली में इनके बंगले को खाली कर दिया। बंगला से तो निकाल देंगे, मगर जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? इतना जो जनसैलाब हर एक जिला में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को मिल रहा है। पूरा जनता युवा उनके साथ है और समय है अभी चुनाव में। अभी हम लोग अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम लोग चिराग पासवान जी को मजबूत कर रहे हैं। और जो बिहार का जो मुद्दा है, जो शिक्षा है, बेरोजगारी है, बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए जो बिहारी फर्स्ट का एजेंडा है, उसके लिए चिराग जी चल पड़े हैं। और हम जैसे तमाम लाखों करोड़ों युवा चिराग जी के साथ कदम से कदम मिला। आगे का रणनीति हम लोग की यात्रा अभी पूर्णिया, यहाँ से कटिहार चौक करके यहाँ रुकेंगे हम लोग, उसके बाद पूर्णिया में होगा। हर एक जिला में ये यात्रा होगा जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। अमर आजाद, प्रदेश प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी। जिंदाबाद।